एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया। तो फ्रेंड्स, ये स्मृति वन का वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने स्मृति वन का एक डिटेल वीडियो डाला था जिसमें मैंने इस म्यूजियम के 7 ब्लॉक्स के बारे में बताया था, क्योंकि ये म्यूजियम काफी ह्यूज है और एक ही वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताना मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाना, और आजकल लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है जो इतने लंबे वीडियोस देखेंगे। वैसे भी आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, लेकिन फिर भी आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ चीजें डिटेल में जानना और नॉलेज लेना काफी अच्छा लगता है। तो बस ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। मुझे तो ये म्यूजियम काफी अच्छा लगा और इसमें मुझे काफी जानने के लिए मिला और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली। इस म्यूजियम के 7 ब्लॉक हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको ब्लॉक 1 के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है इस ब्लॉक में। तो ये है ब्लॉक नंबर 1, पुनर्जन्म मीन्स रीबर्थ। इस ब्लॉक में पृथ्वी के लाखों वर्षों का इतिहास जानेंगे, कैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हुई और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसमें लाखों वर्षों तक क्या क्या चेंजेस आए। और इसके अलावा कच्छ के रिच एंशिएंट कल्चर के बारे में जानेंगे और इस ब्लॉग में कच्छ के क्षेत्र की प्रोग्रेस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपको तापमान यंत्र देखने के लिए मिलेगा और इसकी सहायता से पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेजरमेंट किया जाता है और उसको नियंत्रित किया जाता है। इस ब्लॉग में आप जानेंगे कि पृथ्वी अंदर से कितनी गहरी है और सबसे गहरी बोरवेल जो कि रूस में है उसकी गहराई 12.2 किलोमीटर गहरी है। और इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि फॉसिल्स कैसे बनते हैं, कैसे एनिमल्स और ट्रीज के अवशेष लाखों सालों तक पृथ्वी के लेयर्स के नीचे दबे रहे और फॉसिल्स में बदल गए। इसके अलावा पृथ्वी कितनी गहरी है और पृथ्वी के अंदर की जो सेंटर पॉइंट है वो कितना गर्म है और तापमान को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर अर्थ के अंदर की लेयर्स को दिखाया गया है और अर्थ के मॉडल के द्वारा आप जान पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर की लेयर्स कैसी होती हैं। स्लाइडर की हेल्प से आप जान सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी के अंदर की प्लेट्स और बाउंड्रीज इंटरेक्ट करती हैं। तो आप यहाँ पर ये मॉडल देख रहे हैं, ये अर्थ का मॉडल है और इसके अंदर जो पृथ्वी की अंदर की लेयर्स हैं उनको दिखाया गया है। और यहाँ पर ये आप जो व्हाइट पार्ट देख रहे हैं वो पृथ्वी का क्रॉड है और ये काफी गर्म होता है और इसी की वजह से ज्वालामुखी बनते हैं। और ये जो आप स्टोन्स के पीसेस देख रहे हैं ये फॉसिल्स हैं और जो कि पृथ्वी के अंदर लाखों सालों तक दबे रहते हैं और फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस ब्लॉग में आप इमर्सिव फिल्मों के द्वारा जानेंगे कि किस तरह पृथ्वी 4.5 अरब साल से अपनी जगह पर घूम रही है और किस तरह पृथ्वी का विकास होता चला आ रहा है। ये हमें विज्ञान की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी को दिखाता है जिसमें हम पृथ्वी के स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स और चेंजेस के बारे में बहुत करीब से जानेंगे और पृथ्वी के नीचे की लेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे और कच्छ में मिले फॉसिल्स के अमेजिंग कलेक्शन को भी देखेंगे और जानेंगे। परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर
परिवर्तन से गुजरती रही है। 4.5 अरब साल पहले ये धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी और वो बनने लगी। मंडल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। स्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिसमें बाना, लॉरेंशिया, बोल्टेरा और साइबेरिया बने। पहले की 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराई। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े टूटे गए। यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय है। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी, इससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाली परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, जब हम इस रूम में आए तो सामने जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन पर हमारी ही शैडो है, जो कि आदि मानव के रूप में दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देख के, और काफ़ी अमेजिंग चीज़ लगी है मुझे। इस रूम में आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि कैसे इंसान की उत्पत्ति हुई, कैसे उसमें चेंजेस आए और कैसे आज का जो मानव है वो विकसित हुआ। कैसे उसने आग जलाना सीखा, अनाज उगाना सीखा और अपने दिमाग का यूज करके कई चीजों को विकसित किया और औजार बनाने सीखे। ट्रेड एंड टेस्टोमनी। इस मैप के थ्रू हम जानेंगे कि डिफरेंट मटेरियल के लिए कौन कौन से रास्ते इंडस वैली के लोगों द्वारा अपनाए जाते थे और कौन कौन सी चीजों का इंडस वैली में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें, चीनी मिट्टी के बर्तन, स्टोन्स की ज्वेलरी, मोती, ब्लैक पॉट्स, लॉन्ग बैरल सिलेंडर शेप, बीड्स, वेट, ढक्कन वाले पॉट्स, बहुत सारी चीज़ों का व्यापार किया जाता था। यहाँ पर ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, उनके थ्रू आप जान सकते हैं कि किन चीज़ों के लिए कौन से रास्ते के थ्रू जाया जाता था और यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। और इस ब्लॉग में आप जानेंगे कि कैसे धोलावीरा अपनी वेल ऑर्गेनाइज वाटर हार्वेस्टिंग और वेल ऑर्गेनाइज सिटीज के लिए काफ़ी फेमस था और किस तरीके से इंडस वैली के लोगों ने एक सूखी जमीन पर पानी की आपूर्ति को काफ़ी सरल बना दिया था।
यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े काफ़ी अवशेष देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको चीनी मिट्टी के बर्तन, ब्लैक पॉट, फॉसिल्स और अनाज देखने के लिए मिलेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा यूज़ किए जाते थे। इस मैप के द्वारा आप जानेंगे कि जो इंडस वैली में उसके जलाशय थे वो किस किस एरिया तक फैले हुए थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी जो सिटी को डेवलप किया और किन किन चीज़ों को उन्होंने आयात और निर्यात किया। उसके बाद आप स्क्रीन पर पिक्चर्स के माध्यम से गुजरात के जो लोथल के एरिया के बारे में जानेंगे और वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मोहरें और जानवरों के चिन्ह और उनकी जो प्राचीन ज्वेलरी थी वो देख सकते हैं और यहाँ पर जो फॉसिल्स के टुकड़े हैं उनका भी काफ़ी कलेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ देखिए आपको काफ़ी तरह के स्टोन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इन स्लाइड्स की मदद से देख पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया है वो कहाँ तक फैला हुआ था और किस तरीके से विकसित था। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे ब्लॉग में लेके चलूंगी और वहाँ के बारे में सारी डिटेल बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।